सभी का स्वागत है मेंटोर जी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका मेंटोर फिजिक्स सचिन शर्मा। और आज इस लेक्चर में, आज इस ऑनलाइन सेक्शन में हम बहुत ही स्पेशल डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेंटोर फिजिक्स सचिन शर्मा और मेंटोर फिजिक्स अजय नागर, हम दोनों डिस्कशन करेंगे। आपके साथ टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सर कौन सा टॉपिक आज हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स। तो हम क्या करने वाले हैं सर आज? आज सर हम डिस्कशन करने वाले हैं और आज का लेक्चर वास्तव में मैं कहूँ तो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीबीएसई वाले बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं, सब कुछ उनको जो है सर कैसे इतने नंबर पाएंगे सर? 100% यहाँ से एक्यूरेसी के साथ में 100% मार्क्स को गेन कर पाएंगे आज के लेक्चर से। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बचने वाला है जो हम लोग ना करा पाएंगे। जी सर। ठीक, तो सर स्टार्ट करते हैं सर अपना चलिए डिस्कशन सर। लेक्चर। सर पहले रिलेट कर लेते हैं, जी है ना। पहले रिलेट कर लेते हैं सारी चीजों को कि कहाँ तक हमें नॉलेज है और कहाँ से हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है। तो सर ईएमआई में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ईएमएफ। क्या इंड्यूस करता है? ईएमएफ इंड्यूस करता है। लेट अस सी। हमने कहा कि आपके पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है। सर, ये क्रॉस क्रॉस क्या है सर? सर ये क्रॉस का मतलब है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, में। ठीक है इनवर्ड सर। मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एरो मैंने इस तरह से दिखाया हुआ है। इट मींस ये कैसा नेचर है? इंक्रीजिंग नेचर का है। इंक्रीजिंग नेचर है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और और इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी इसमें चेंज होगा तो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वो ईएमएफ ऐसा होगा कि इस इंक्रीज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। मतलब इस तरह से अपना वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा कि इस बढ़ने को, इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने को अपोज करेगा। तो मींस ये आपका इनवर्ड बढ़ रहा है तो इसको अपोज कौन करेगा सर? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड करना। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए, मतलब हम अगर हम आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें तो कर्लिंग फिंगर्स आपको करंट करंट की डायरेक्शन देगी। इज इट और नॉट? तो ये मतलब इंड्यूस करंट आ जाएगा यहाँ पर सर। ये आपके पास में आ गया इंड्यूस्ड करंट। करंट बहुत तो बढ़िया सर, अब आपने तो सर ये कमाल कर बताओ दी। कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर रखूं फिर मैं? बैटरी का पॉजिटिव हमारे बच्चे नहीं जानते सर, बताइए ना इनको किधर रखना है। तो सर अगर करंट इधर जा रहा है आपका तो जी। ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा आपके पास में और नेगेटिव ये रहा। अच्छा, हाँ, ठीक। पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है आपको। जी जी। ठीक सर, तो ये सर करंट कौन सा हुआ? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट आ गया ये। किसकी वजह से आया सर? ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक है। फील्ड की वजह से। ठीक है। पकड़ने का बच्चों, पकड़ने किसकी वजह से आया ये किसकी वजह से आया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आया? इंड्यूस करंट। ठीक है सर, बताइए सर आगे। तो सर अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फैराडे लो हम जानते हैं, फैराडे का जो लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ईएमएफ। तो वी कैन राइट कि ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव एम। फाइव एम बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हम कर रहे हैं। तो डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव क्यों? अपोज करने की वजह से। तो ये आपके पास में क्या आया? ईएमएफ इंड्यूस होता है इस तरह से, जो मैंने आपको इस लूप में शो करके दिखाया। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई डॉट डी आर या मैं कहूं कि ई डॉट डीएल आपके पास में आ जाता है चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि ईएमएफ। तो ईएमएफ को मैं लिख सकता हूं सर ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल लिख दिया। और यहां से ईएमएफ कितनी आ रही थी, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया डी फाइव बाई डी टी। इसका मतलब सर, अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ईएमएफ ईएमएफ, पोटेंशियल आ जाएगा। हाँ ईएमएफ इंड्यूस हो गई है। ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ होने का इंड्यूस आ गया। मतलब अब मैंने किससे रिलेट कर दिया सर? देखो ध्यान से, यहां पर आपके पास में एक टर्म दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फील्ड। दिख रही है? जी। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अरे सर, आपने तो बहुत कमाल की मतलब बात आई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपस में इंटररिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स था सर। जी। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने इसको रिलेट कर दिया किससे? चेंज इन ईएमएफ। बहुत बढ़िया। पकड़े बच्चा। आई ना बात समझना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक क्या है इसमें दोनों? इंटर रिलेटेड। बहुत अच्छी बात बताई है सर ने। अच्छा सर, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे सर। एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे हम टॉपिक की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो पहले तो वेव,
है ना, वेव की, और उसके बाद में जनरेशन की हम बात करने वाले हैं कि किस किस मेथड से हम लोग इसको जनरेट हाँ, कर किस पाएंगे। मेथड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती तो है। सर एक स्लाइड कर लेते हैं इसमें। ये रही सर, हम जब चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे होते थे तो चार्ज होता था उसमें रेस्ट में, जी जी। तो चार्ज के अराउंड जो फील्ड बनता था, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट मतलब इलेक्ट्रो चार्ज एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट, स्टैट मतलब रेस्ट में। रेस्ट में, तो उसका जो फील्ड बनता था उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फील्ड, मतलब अगर चार्ज मेरा रेस्ट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हम बात कर रहे हैं इस समय की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे जनरेट होती है, ठीक, क्या सोर्स होता है? तो अगर सर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से इस चार्ज को लेकर मूव करने लगूं, जी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ रेस्ट में था, यहाँ इसकी वेलोसिटी हाँ, जीरो थी, तो जी इसके सर, पास में क्या था? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था। बहुत बढ़िया सर। ठीक है सर, अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, साथ में एक क्वांटिटी और आपके पास में आ जाएगी, मैग्नेटिक मींस फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपका और इसका जनरेट मतलब हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसके पास दोनों फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, आ गया बच्चों, और क्या आ गया? वो क्या मैग्नेटिक। है? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक, ठीक है। अब सर एक दिमाग में बात हो रही कि अगर हम इस चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ना चलाकर विद एन एक्सलेशन एक्सलेट करा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस साथ में आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, और साथ में एक चीज और रेडिएट होती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन यहां से होगा, किससे? एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल से। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये चार्ज पार्टिकल एक्सलेरेट का होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए, यानी कि कंडक्टिंग में एक्सेलरेट हो, या फिर फ्री स्पेस में होना चाहिए सर। सर ये फ्री स्पेस में होना चाहिए, फ्री स्पेस में होना चाहिए, तभी क्या आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव। आएगी। पकड़ना, वहां 100 नंबर की है पूरे, और 3 नंबर आपको हमें दिलाने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। बहुत बढ़िया बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब जनरेट हुई? जब चार्ज पार्टिकल क्या हो गया सर? एक्सलेट हो गया। एक्सेलरेट हो गया। ठीक है। ठीक है, अच्छा एक बात और सर, नॉन मैकेनिकल वेव्स, देखो दो तरह की वेव्स होती है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारे पास में नॉन मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है बेसिकली। तो ट्रांसवर्स वेव जो है आपके पास में, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। पहली बात, जैसे साउंड की हम बात करें तो साउंड वेव रिक्वायर्ड मीडियम, है ना, ट्रेवल करने के लिए साउंड वेव को क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ दैट मतलब पर्टिकुलर मोटी वेव। मोटी बात ये बोले सर कि साउंड को चलने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, अगर हम यहाँ से बोलेंगे तो हमारी आवाज ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी, यानी कि ये कहना है ना सर? मून पर हम जाएं तो हम इस तरह से जैसे बात कर रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे, कर नहीं क्योंकि पाएंगे। वहां पर आपके पास में एटमॉस्फेयर नहीं है। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल सही है। साउंड तो मैकेनिकल वेव है ना सर, जी जी। लेकिन सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। कैसे सर? देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। तो सन से लेकर अर्थ तक कोई मीडियम तो है नहीं, हाँ जी। तो लेकिन ट्रेवल करके आती है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी ट्रेवल कर सकती है इन द वैक्यूम। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं नहीं चाहिए, चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल क्लियर हो साउंड गए सर। चलने के लिए मीडियम चाहिए। सर अब ये बात करते हैं कि कितने तरीकों से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हाँ, जनरेट कर तो सकते ये हैं। बात पकड़ने वाली है। पहले ठीक तो है, ये बात हमें क्लियर हो गई कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही वेव जनरेट कर रहा है। कितने तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं उसको करना है आपको। ठीक है सर, ये तो हमने बात कर ली कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कैन जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर? दूसरा तरीका सर ये है कि टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर हो रहा हो उसका, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, जैसे कि आपने अभी पिछले एग्जांपल में बताया था, एक आपने पिछले एग्जांपल लिया था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था इनसाइड, तो वहां क्या आ गया? आपने रेड कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से, और वहां चेंज इन ईएमएफ आ जाता है। तो इसका मतलब वहां पर भी अगर जब भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड सर चेंज होता है तो वहां पर ईएम वेव्स वहां पर एग्जिस्ट कर जाए। बिल्कुल सर, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करा लेते हैं। जी सर। उसके बाद में सर एलसी ऑक्सीलेशन में, एलसी ऑक्सीलेशन पकड़ना। एलसी ऑक्सीलेशन कहाँ पढ़े थे बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट, एल यानी कि इंडक्टर किसका सोर्स होता है सर? इंडक्टर किसका सोर्स है? मैग्नेटिक फील्ड का होता है सर। बच्चों कैपेसिटर बताओ किसका सोर्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, सर का कहने का मतलब है कि कैपेसिटर एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है,
और इंडक्टर एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है। स्टोर करता अब ये जो आपके पास में कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, आपका जो कन्वर्जन है, इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ये एक डायग्राम हमने बनाया है जिसमें इधर क्या है, इंडक्टर, और यहाँ क्या है, कैपेसिटर। इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ, जल्दी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। फिर कैपेसिटर में सर, कैपेसिटर में बच्चों किस फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, सोर्स हो गया। यहाँ पे हमने एक सोर्स लगा दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ईएम वेव्स क्या हो गई, जनरेट हो गई। सर ये बैलून से क्या बनाए हैं आपने यहाँ पर, ये यहाँ पर ये इसको जरा क्लियर करके बताओ बच्चों को। बैलून्स क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये अच्छा। साइनोसॉइडल वेव है। ये हम्म। साइनोसॉइडल वेव टाइम के साथ क्या कर रही है सर, वेरी कर रही है। Very और ये जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन दिखाया जा रहा है सर। मतलब सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ये तो वाई एक्सिस में है ना, हाँ, वाई ये एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में बिल्कुल सही है सर, ये और- मतलब इस तरह से। हम्म, और मैग्नेटिक फील्ड आपका किस में है सर, ये तो ऐसे मतलब जेड एक्सिस में, हाँ, जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस में, बहुत बढ़िया सर, ये जेड एक्सिस। कंसेप्ट सर ये है जी। कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स एक्सिस अगर हम इसको ले ले, एक्स एक्सिस ये वाली एक्सिस हो जाती है, तो वाई एक्सिस में ऑक्सीलेट, वाई एक्सिस में कौन ऑक्सीलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर। इलेक्ट्रिक फील्ड। और जेड एक्सिस ये वाली हो जाती है, तो इसको ऑक्सीलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑक्सीलेट कर रहे हैं, और तीनों आपस में बच्चों क्या है, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, एक्स एक्सिस में क्या कर रही है, मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। और वाई में ऑक्सीलेशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है। और जेड में ऑक्सीलेट कौन कर रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा जी है। सर। तो इस तरीके से सर तीनों ही तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए, सर। दैट मींस डायरेक्शन प्रोपेगेशन के वैसे भी दोनों परपेंडिकुलर। जी। सर ये क्या चीज है, ये क्या दिखाया हुआ है सर यहाँ पे, ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे सर बात पकड़ने वाली है भाई, बहुत बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछता क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक क्या परपेंडिकुलर टू ऑक्सीलेट कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं। तो बच्चों उसकी हमने यहाँ पर वेवफॉर्म भी आपको दिखाई। वेवफॉर्म क्या है, E इक्वल्स टू, ओ सॉरी, वेव इक्वेशन क्या है, सर ये y लिखा है तो मतलब y एक्सिस में है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई नोट इसकी सर हो गई क्या, मैक्सिमम पीक वैल्यू। वैल्यू। यानी कि अगर हम ईएम वेव्स के अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पीक वैल्यू वो ई नोट हो जाएगी। अच्छा ये ई नोट है सर, मैक्सिमम वैल्यू है जी। मतलब, है ना। और ये जे कैप ये बता रहा है कि ऑक्सीलेट कहाँ कर रहा हो, y एक्सिस में। वाई एक्सिस में। सर ये एक्स क्यों लगाया आपने सर यहाँ पर, ये सर ये तो बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो गया, x जी क्यों लगाया है, तो सर मैं तो चाहूंगा इसको डेराइव करा के दिखा दूं एक बार, जी बिल्कुल 2 सर। मिनट का कंसेप्ट होगा, तो देख लेते हैं सर, एक बार ऐड कर लेता हूं मैं इसको, चलिए। बात पकड़ना कि एक्स क्यों आया, कि एक्स का कंसेप्ट वहां पर क्या था क्वेश्चन में, अभी सर आपको बताते हैं। सर अगर हम इस पर्टिकुलर वेव की बात करें, तो जनरली मैं अगर आपसे कहूं तो इसका इक्वेशन अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, तो इसका एम्पलीट्यूड मैंने कहा ए, ए तो ए साइन ओमेगा इंटू टी, जी सर, ऐसे करके साइनसोइडल वेव की इक्वेशन हम लिखते हैं। ठीक है, कोई भी वेव हो उसको अगर हम ऑक्सीलेटिंग फंक्शन मानते हो तो साइन की फॉर्म में वो ट्रेवल करेगी। ट्रेवल। ठीक। अच्छा, ये जो टी है सर ये क्या है, ये टाइम है, मतलब अगर मैं टाइम की वैल्यू इसमें पुट अप करता जाऊं तो मेरे को एम्पलीट्यूड ऑब्टेन होता जाएगा। इंस्टेंट टाइम है ठीक है सर। जी। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी है सर v, और टी टाइम के बाद में आपका वेव यहां पर पहुंचा, है ना, जी कुछ टाइम बाद यहां पर। लेकिन सर अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, तो अगर टी टाइम बाद में ये आपसे पूछो कि ये डिस्टेंस कितना आगे, मतलब एक तरह से मैं डिस्टेंस, देखो जो पार्टिकल है वो तो इस तरह से मोशन कर रहे होंगे, जी जी, वेव तो मतलब आगे वेव आगे एनर्जी को फॉरवर्ड करेगी, फॉरवर्ड करती है ना, जो पार्टिकल यहाँ पर है ये यहीं पर रहना है, ये मूव नहीं करता आगे, जी, तो ये एम्पलीट्यूड आपका इस तरह से मोशन करेगा, मतलब ये जो पार्टिकल है ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट करे, ठीक है ना, एनर्जी आगे ट्रांसफर। कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, तो ये जो एक्स है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ठीक स्पीड है, इन तो टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सर, जी है ना, कितने टाइम बाद ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा। जी तो ये मेरे पास में टाइम आ जाएगा
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालने हैं। टाइम निकालना है सर। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम टाइम आपका हो जाएगा x बाई वी। एक्स टाइम बाई आपके पास में आ जाएगा x बाई वी। वी। इसको टी डैश या टी नोट कह देते हैं सर, जी ठीक है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि टी नोट टाइम बाद आपका जो डिस्टरबेंस है वो यहां पर पहुंचा, यहाँ पहुंच गया। ठीक है। डिस्टरबेंस कहां पहुंच गया? चलते चलते मतलब आपका कहने का मतलब है कि चलते चलते वेव्स यहाँ पहुंच गए हमारे, ठीक है क्योंकि जी। डिस्टरबेंस जो थे वो आगे ट्रेवल कर गए। हाँ, लेकिन सर जो डिस्टरबेंस का एम्पलीट्यूड यहाँ पर है वही देखो यहाँ पर है। वो यहाँ पर है जीरो। बिल्कुल बात मानते हो कि नहीं? तो मैं एक काम कर सकता हूं कि अगर मैं पर्टिकुलर टाइम में से इतने टाइम को माइनस कर दूं माइनस तो मेरे को यहाँ वाला एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। तो सर y जो एम्पलीट्यूड मैं आपका लेकर चल रहा हूँ उसको जी। मैं y के बराबर ही रख सकता हूँ पॉइंट P वाले को और ओरिजिन वाले को, ठीक है। तो a साइन ओमेगा t माइनस टी नोट अगर मैं कर दूं सही रहेगा सर। बिल्कुल ठीक रहेगा सर। एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, देखो एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का, सेम है सेम है। ठीक है ना। तो इतना टाइम हम लैप्स माइनस कर देते तो मीन्स हम कहां पर आ गए? यहीं पर आ गए जहां से हम स्टार्ट किए थे। तो दोनों एम्पलीट्यूड को हम रख देते हैं बराबर। तो मैं लिख देता हूं टी नोट की जगह पर, टी नोट की जगह मैं लिख देता हूं एक्स बाई वी। बस सर अब यहां से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बड़े आराम से आप यहां से। बहुत इजीली समझा दे इसके ये वेव्स कैसे ली आपने। तो सर y की वैल्यू आपके पास में आ गई a साइन ओमेगा को मैं अंदर ले जा रहा हूं सर। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी। वी। सर ये जो ओमेगा बाई वी होगा ना इसको हम एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं k। हाँ इसको ओमेगा बाई वी को नया कांस्टेंट क्या के। तो सर अब तो बहुत आसान तरीके से वेव की इक्वेशन आ गई, देखिए। इसको रटने की बिल्कुल भी नीड नहीं हुई किसी भी बच्चे को। देखो a साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स। के कितना बताया सर आपने अभी? के बताया आपने पाई बाई लैम्डा एंगुलर वेव नंबर। के की वैल्यू अभी कितनी? ओमेगा बाई वी ओमेगा थी ना। वी। ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा अपॉन वी। वी। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी या 2 पाई बाई एफ, 2 पाई एफ। ठीक है ना। और नीचे है आपका वी। और सर वी को कितना लिख सकते हैं हम? वी को एफ लेमडा। एफ लैम्डा तो एफ से आपका एफ कैंसिल आउट हुआ, तो मीन्स के की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2 पाई 2 पाई बाई लैम्डा। एंगुलर वेव नंबर इसको बोलते हैं। बच्चे रटते रहते हैं बच्चे इसको रटते रहते हैं सर बच्चे, है ना। ये ऑटोमेटिक देखिए आ गया ना, ये इक्वेशन आ गई। सर आप ये बताओ ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है इसका मतलब वेव किधर जा रही है? इसका मतलब ये है कि यहाँ जो नेगेटिव साइन आया सर ये वेव चल रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, है ना। ये भी कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है। तो सर पॉजिटिव बात तो फिर ये बैकवर्ड मोशन होता है इसमें। हाँ तो ये कहाँ कौन से एक्सिस में चल रही ये है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाती नेगेटिव है। एक्स एक्सिस में। तो बच्चों पकड़ लो, अगर यहाँ पर नेगेटिव लिखा है तो वेव कौन से एक्सिस में चल रही है? एक्स में तो चल रही है पर लेकिन कहाँ चल रही है? पॉजिटिव एक्स। और यहाँ पर अगर पॉजिटिव आ गया तो एक्स में, अगर यहाँ एक्स लिखा है तो एक्स में जा रही है, बट लेकिन कहाँ जा रही है वो? नेगेटिव एक्स में। तो ये भी एक कंफ्यूजन का पार्ट रहता है मेरे हिसाब से सर, ये मेरे यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो एक एक्सिस में ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस, और यहाँ पर नेगेटिव है तो ये चल रही है कहाँ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो कहाँ चल रही है वेव? नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात पकड़ी? ठीक है, वापस अपना वही चलते हैं बच्चों। हम आपको बता रहे थे एलसी ऑक्सीलेशन। थर्ड फिफ्थ मेथड यहाँ पे आता है। देखो हमने आपको बताया एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स जनरेट हो गई। सर एक बात और इसमें जी हमने यहाँ पर बात करी कि आपका अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन में है जी तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जी तो वो भी देखो बार बार आपका जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है, मानते हो कि नहीं? तो मींस एक्सीलरेशन प्रेजेंट है, तो यहां से भी आपका ईएमडब्ल्यू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो आपका जो है रदरफोर्ड मॉडल इसी कंसेप्ट पर फेल हुआ था, ठीक है ना। तो बेसिकली सर है क्या, आपका इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा होता है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं करता। सर कब करेगा? ध्यान से रखना, जहां पकड़ो बात को, स्टेशनरी ऑर्बिट अगर उसके पास है दैट मींस उसी ऑर्बिट में घूम रहा है, बट लेकिन इसकी वेलोसिटी तो यहाँ भी चेंज हो रही है बच्चों। यहाँ वेलोसिटी आप देख रहे हो कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज होने से यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई, तो हमने आपको बताया था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बच्चा ये कहेगा जी क्या यहाँ जनरेट हो गई? नहीं होगी यहाँ पर। क्यों जनरेट नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर इसकी एनर्जी बच्चों क्या है? फिक्स है।
इसकी एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई सर, फिक्स हो गई ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। एनर्जी अगर फिक्स हो गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होने वाली है क्या सर? नहीं, नहीं जनरेट होंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट नहीं होंगी। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पार्ट रहता है सर। हाँ, तो अब सर एक बात बताइए, लेकिन अगर जंप करके नीचे आ जाए तो क्या होगा हाँ सर? सर, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू दी लोअर एनर्जी स्टेट, तो अच्छा, इट विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मान लें सर ये इसके एक हायर, ये न्यूक्लियस है सर, जी सर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी हायर एनर्जी स्टेट में, अगर सर ये यहाँ लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है सर, ये यहाँ पर, हम्म। ठीक है, इस वाले एनर्जी स्टेट में आ गया, ये वाला जो एनर्जी स्टेट है, तो क्या सर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होगी? बच्चों आप बताओ, होगी क्या? बताइए सर। बिल्कुल सर, फोटोन जो यहाँ से आपके जनरेट होंगे जी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पैटर्न में होंगे, है ना? तो यहाँ इलेक्ट्रिक स्टेट माना जाता है, तो सर यहाँ पर एनर्जी रेडिएट होगी। अब जो फोटोन रेडिएट होगा वो किस स्पेक्ट्रम में आ जाएगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सिंपल सा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ ना बच्चों? क्लियर हुआ? बिल्कुल। अच्छा सही बताओ, एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे? अगर एंजॉय कर रहे हैं तो दिल से एक थैंक्स जरूर बनता है हमारे लिए, ठीक है? तो आपने 5 तरीके से सीखा ठीक कि है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो सकती है, ठीक है? इनको याद कर लीजिए। एलसी ऑक्सीलेशन हम बता चुके हैं, और ये भी आपको बता दें कि भाई हाई एनर्जी से लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या करेगा? फोटोन को रेडिएट करेगा, ठीक है? और फोटोन जो रेडिएट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होगा। फॉर्म में होगा, यानी कि स्पेक्ट्रम में आएगा, ठीक है? चलिए। अब सर एक बात बताइए, सर ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट कई बार मैंने इसमें टॉपिक सुना है, जी जी और सर। मैंने सीबीएसई में देखा भी है, बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होता है हाँ कि सर, ये भी यार ये कंफ्यूजन कौन का सा पार्ट है। करंट है? हम स्टार्टिंग में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ते हैं कौन सा करंट होता है सर उसमें? हाँ, वो कन्वेंशनल करंट है बेसिकली वो, जी, है तो ना? सर बच्चों को ये बहुत अलग है सारे थोड़ा सा। कंफ्यूजन है, मैं चाहूंगा कि हम इस कंसेप्ट को भी चलो सर, इसको क्लियर भी करें। करते हैं, इसको भी करते हैं। एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं आज। ये आ जाओ। हाँ, इसमें कर लेते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। सर ऐसे देखते हैं इसको। मैंने मान लीजिए कोई कैपेसिटर लिया, ये मेरे पास में कैपेसिटर की एक प्लेट है, सर्कुलर ले लें, कोई डाउट तो नहीं है आपको? सर्कुलर भी हो सकती है, हाँ, हो सर्कुलर सकती हो है सकती है, आपका स्क्वायर प्लेट भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेट भी हो सर्कुलर ले सकती है। लेते हैं। ठीक है सर। तो अगर मैं इसको फुली चार्ज कर दूं, जी सर। या जैसे ही मैं बैटरी को कनेक्ट करूंगा, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा। बेसिकली होता क्या है, नेगेटिव चार्ज यहां से उठाती है बैटरी, हाँ, है ना? नेगेटिव चार्जिंग मूव करता है। है ना, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। जी, तो नेगेटिव टर्मिनल यहां से तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ बात पर करना, क्योंकि एक्युमुलेट होता है। होता है इलेक्ट्रॉन का, होता है पॉजिटिव चार्ज ठीक नहीं है, चलता। तो यहाँ पर तो डेफिशिएंसी होगी, मींस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्युमुलेट होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आपके किधर चल रहे हैं, इधर, तो दैट मींस करंट आपका यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ऐसे आएगा। ऐसे करंट को हम बोलते हैं सर कन्वेंशनल करंट, है ना, जो एक सर्किट में करंट या फिर इसी को बोलते हैं कंडक्शन करंट भी बोला जाता कंडक्शन करंट या है। कन्वेंशन। बात ये है कि जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है दैट इज बस बस, कंडक्शन करंट। कंडक्टर में, मतलब सिंपल सी कंडक्टर बात के ये अंदर, हुई, हाँ, कंडक्टर के अंदर हाँ ये कंडक्टर ही हुआ ना सर? कंडक्शन करंट, हाँ, ठीक है ना? कंडक्शन करंट। कंडक्टर के अंदर कंडक्शन कंडक्शन करंट, ठीक है। अब सर यहाँ पे बात करते हैं हम। यहाँ देखो प्लेट, अरे यहाँ, खाली जगह भी आ रही है यहाँ पर। हाँ ये खाली जगह है, इसमें कुछ भी नहीं है, जी, वैक्यूम है। वैक्यूम है। अच्छा जी सर। तो अब सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है? हाँ, ये मतलब तो यहाँ बात जानने की, यहाँ तो पर, सर यहाँ पे भी करंट है, यहाँ तो करंट आपने दिखाया हाँ आपके यहाँ भी है। बिल्कुल, यहाँ भी होगा करंट, हाँ, यहाँ भी करंट तो करंट तभी फ्लो करेगा जब क्लोज सर्किट बनता है सर। सर। लेकिन यहाँ पर तो सर्किट ब्रेक हो चुका, अब तो सर्किट यहाँ यहाँ पर ब्रेक आपका हो गया। करंट जीरो होना चाहिए। हाँ, यहाँ तो सर जीरो होना चाहिए, क्योंकि हाँ, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो फ्री स्पेस आ गया सर। अब सर एक काम करते हैं, यहाँ पर आपके पास में करंट है, हाँ है सर। करंट आपका, करंट इस डायरेक्शन में है, तो जी, मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होना चाहिए। जनरेट होगा। तो सर यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो इनवर्ड होगा, और यहाँ पर आउटवर्ड, ये देखो अच्छा, सर। इस तरीके से आपने निकाला, जी। यानी कि करंट इधर जा रहा है, हम्म, थंब को करंट की डायरेक्शन में, जी और सर। पाम को ऐसा किया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गया, जी और यहाँ से आउटवर्ड आ गया। अरे बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया। यहाँ पर देख लेते हैं सर, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, हाँ, ये यहाँ पे है देख ना? लो, यहाँ पर करंट देखो, इधर जा रहा है, पाम यहाँ पे हमारा आउटवर्ड आ गया, यहाँ जी, इनवर्ड आ गया, तो इस इसका तरह मतलब से नीचे इनवर्ड आ गया, ऊपर आउटवर्ड आ गया। क्लियर है एकदम बात सर? जी सर। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगाता हूँ। एम्पियर सर्किट लो। ठीक है, मतलब B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई।
तो v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अगर मैं करूं तो यहाँ पर तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, यहाँ पर जीरो होनी चाहिए, तो मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सर आपका जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये गलत हो गया एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है और सेम इतना ही डिफ्लेक्शन जितना कि यहाँ पर और यहाँ पर इसने शो किया, यहाँ पर भी इतना ही तो ये तो डिफ्लेक्शन जो है कुछ मतलब गड़बड़ है सर कुछ। तो मैं कुछ ना कुछ हाँ गड़बड़ फॉल्ट है इसका, मतलब इसमें होगा। फॉल्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ रहा है, पता भी लगता है तो सर बट लेकिन यहाँ तो करंट ही नहीं है फिर भी। हाँ बिल्कुल फिर भी 100% कंडक्शन करंट जीरो है, जी क्योंकि यहाँ पे सर्किट ही नहीं है प्रेजेंट, नहीं है। सर्किट ब्रेक हुआ पड़ा है। तो हम क्या बात करें अब यहाँ पर किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, तो सर वो जो आप बात कर रहे थे ना, जी, वो कंडक्शन करंट तो यहाँ पर जीरो जीरो है, जी। लेकिन यहाँ पर एक नया हम नाम देंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से प्रेजेंट है, जिसकी वजह से प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आई तो डी। इसका मतलब यहाँ भी है, करंट यहाँ भी है सर। यहाँ तो कुछ वायर वायर दिख नहीं रहा फिर क्या। अब देखो सर, ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन रहा होगा, हाँ है ना, ये इलेक्ट्रिक बात है। फील्ड है कि नहीं, हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है सर, ये इलेक्ट्रिक इसकी फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव से सर नेगेटिव, नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव हो गई क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सर। बिल्कुल सर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पर अब मैं बताता मैग्नेटिक हूँ नीडल डिफ्लेक्शन शो कर सर, रही मैं है। बताता हूँ, चार्ज जब बैटरी से चला होगा, ठीक है ना, जी सर। तो क्या एकदम से क्यू चार्ज आ गया होगा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ग्रोथ धीरे धीरे होती है वो तो धीरे धीरे होती है ना, करंट की जो ग्रोथ है, चार्ज की ग्रोथ आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ करके आपने पढ़ी होगी इक्वेशन, है। तो धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता है। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिंग नेचर का है, चेंजिंग नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, है हाँ कि पकड़ गए बात को या नहीं। सर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है बच्चों, पकड़ना। और इसी वजह से आप निडल जो थी मैग्नेटिक निडल क्या दिखाने लगी, डिफ्लेक्शन दिखाने लगी, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक जब चार्ज यहाँ पे चेंज हो रहा था, उसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो टाइम के साथ क्या होने लगा, चेंज होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा जैसे कि कितना होता है, ई डॉट ए। ई डॉट है, बिल्कुल सही है सर आपका, ई डॉट है। तो मतलब एरिया के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम बात करें तो दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम थीटा की डायरेक्शन वैल्यू कितनी सर, जीरो, जीरो हो गया। ई इंटू ए लिख सकते हैं सिंपली इसको। बिल्कुल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो सेमी कंडक्टर सॉरी कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक की वजह से सिग्मा बाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू होता एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में ही सिग्मा अपॉन है टू एप्सिलॉन नॉट, और लेकिन हमें बीच में अगर निकालना दोनों की वजह से ऐड कर देते हैं तो ऐड कर, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ये एरिया। ये तो सर अगर सिग्मा की बात करूं मैं, तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया तो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, बिल्कुल ठीक है सर, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू बाई ए लिख लेते हैं, ये और ये एप्सिलॉन नॉट आपका ये रहा, तो ये वाला एरिया ये रहा, तो एरिया से आपका कैंसिल आउट हो कैंसिल गया, आउट हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई सर। तो सर क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से, ठीक है सर। क्यू मेरे पास में आ गया एप्सिलॉन नॉट फाई ई फ्लक्स। सही है अब सर क्यू मेरे पास में आ गया, जी। तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा, आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं, हाँ चार्ज चेंज कर रहा था ना यहाँ पे, बिल्कुल सर, तो आपने इलेक्ट्रिक, चेंज निकाल लिया सर आपने। बिल्कुल सर, तो मैं डी क्यू बाई डी टी जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, जी। बेसिकली कन्वेंशनल करंट तो होगा, कंडक्शन करंट तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे करंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका आएगा आई डी। आईडी जी सर, जी तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, जी तो डी फाई ई ई बाई डी टी, सर ये आता है आपके पास में डिफ्यूज डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का करंट, बच्चों देखो कैसा आया, क्या चेंज हुआ यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि चार्ज में चेंज आ रहा था, जिसकी वजह से क्या आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या आया बच्चों, चेंज आया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या आया यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पर एक और करंट आ गया, जिसको नाम दिया गया, जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में है, वैक्यूम में है, उसको नाम दिया गया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होता है बच्चों, फ्री स्पेस में। अब यहाँ पर कंडक्शन करंट, यहाँ कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर कंडक्शन करंट। अब एक बच्चा सोचेगा जी सर आप मेरे को एक बार बताइए सर, क्या ये कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल बराबर होते है, हैं बराबर जी क्या, जी जी बिल्कुल बराबर। जी सर एम्पियर सर्किटल लॉ ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी जो ये
हाँ, फ्री स्पेस था हमारे पास में, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं था। नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे हो क्यों? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट हो गया, आईडी प्रेजेंट हो सर, गया, आईडी प्रेजेंट हो गया सर, है ना, बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट हो गया। मैक्सवेल ने इस पर एक सर बहुत बढ़िया बात बताई जी, कि जैसे ही आपका चार्ज का ग्रोथ हो रहा है, चार्ज इंक्रीजिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो करंट विल इंड्यूस इज तो कॉल्ड सर एज दी डिस्प्लेसमेंट करंट। ऐसे करंट को, एम्पियर थे, तो जी सर, इनको जो है कुछ ना कुछ मतलब इनके में एक फॉल्ट था, इसको जी, किसने सही करा? मैक्सवेल ने। दोनों ने मिलकर सर एक बेसिकली एक नया लो बनाया, नया लॉ बनाया, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दी मॉडिफाइड एम्पियर्स एम्पियर। मैक्सवेल लो। ठीक, एम्पियर्स मैक्सवेल लो के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक, ठीक है, तो सर वो मॉडिफिकेशन जो है, एम्पियर मैक्सवेल्स मॉडिफाइड सर्किटल लो क्या है सर, कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आईसी नहीं होगा सिर्फ, आईसी के साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा, कंडक्शन करंट और प्लस प्लस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, करंट। ठीक है, यानी कि आईसी प्लस आईडी। तो इसकी वैल्यू रख दी सर हमने, अभी जो कैलकुलेट करी है, आईडी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी हमने, एप्सिलॉन नॉट सर नोट डी फाइव ई अपॉन डी टी। डी फाइव बाई डी टी, डी टी, ये ई आएगा। ये है। ठीक है सर, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट को इन्होंने इन्वॉल्व तो कर दिया। सर ये आपने ये क्यों लिखा आईसी आईडी बराबर है, क्या बराबर होते हैं क्या इसमें? जी सर, जो यहाँ पर जितनी आईसी की वैल्यू उतनी आईडी की भी होगी? हाँ सर 100% होगी। अच्छा बच्चों, याद रखना कि जितनी आईसी की वैल्यू उतनी किसकी वैल्यू है? आईडी की। ठीक है। और सर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम देखते हैं तो वहां जी पर आईसी जीरो नहीं है तो आईडी जीरो होगा, जी आईडी जीरो होगा तो आईसी जीरो होगा। सर, ये मैं बताता हूँ, ये ऐसा है, मान लीजिए आपका ये सर्किट स्टेडी स्टेट तक चला, ये कब तक चला, स्टेडी स्टेट तक, बहुत टाइम तक आपने देखा तो फुली चार्ज हो गया। जी, तो जब ये कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो जाएगा, जी, तो सब आईसी फ्लो होना बंद कर देगा, जी। ठीक है कि नहीं। ये जब 100% चार्ज हो गया होगा, तो चार्ज का फ्लो उस समय बंद हो गया, आईडी रहेगा। तो उस समय क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक आईडी भी कितना हो अब जाएगा। यहाँ पर वही वाली बात है कि बच्चों यहाँ आईडी तो है पर लेकिन आईसी नहीं है यहाँ पर। अब बिल्कुल, यहाँ पर आईसी है तो यहाँ आईडी नहीं है। ठीक, ठीक है ना सर? बिल्कुल सर। तो बच्चों समझ में आया ना? आपको क्लियर हुआ? सर मैक्सवेल्स इक्वेशन की अगर हम बात करें, जी, तो मेरे हिसाब से सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है अपने बोर्ड एग्जाम पैटर्न से। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिस्कस सारी कर चीजें पढ़ी बिल्कुल। हुई हैं। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होती है सर, हाँ, और ऑलरेडी सारी पढ़ी हुई हैं बच्चों ने। ऑलरेडी सारी पढ़ गई। 4 इक्वेशन होती है बच्चों मैक्सवेल की, कितनी इक्वेशन होती है? 4। तो सर फर्स्ट हम देख लेते हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ई डॉट डीएस, है ना, ई इसका, टू डीएस फ्लक्स यानी हाँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी सर, इसका क्लोज्ड इंटीग्रल, हाँ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन। टाइम्स होता है। तो सही है, फर्स्ट इक्वेशन है सर ये मैक्सवेल की। बिल्कुल सर, फ्लक्स के ऊपर हमने बहुत सारे काम करे थे, जी, चार चार पांच पांच तरीकों से मैंने फ्लक्स कैलकुलेट करना सिखाया था, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट भी दिया था इसमें, तो बहुत अच्छा डीप में कंसेप्ट दिया था इसके बारे में। तो ये तो वही बच्चों चीज है। लेक्चर को लेक्चर एंजॉय हो रहा है? सही 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 बताना। मस्त एकदम सर। तो सेकंड, तो सर ये तो बन गया फर्स्ट, जी, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सभी जानते हैं इसको, जी, है ना, ई डॉट एस इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। एक्शन। ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी होता है सर। अच्छा, अब सुनो, हाँ, जैसे चार्ज एनक्लोज्ड होता है, ऐसा तो ही यहाँ पर मैग्नेटिज्म में भी ऐसा कुछ होता है, देखो, पोल स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ, बिल्कुल यहाँ सही सर। होती है, पोल स्ट्रेंथ अब वहां सर चार्ज होता है, यहाँ होता है पोल स्ट्रेंथ। मेरे को एक बात बताओ, क्या इस मैग्नेट को अगर मैं यहां से कट करूं, क्या ये नॉर्थ और साउथ को आप सेपरेट कर सकते हो। नहीं कर सकते सर, मोनोपोल तो होता ही नहीं है सर, अरे बहुत सिंगल बढ़िया, पोल होता ही नहीं है सर। तो जैसे मैं इसको यहां से कट करूंगा तो साउथ पोल यहां जनरेट हो जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिकली नॉर्थ। नॉर्थ, तो अगर यानी मैं यहां से कट कर दूं तो सर, तो भी क्या होगा, यहाँ साउथ जनरेट हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा सर। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ, यानी कि सिंगल पोल आपको मिलेगा ही नहीं तो किसी भी। दोनों पेयर में जनरेट होंगे मतलब। हाँ, जब भी होंगे दोनों पेयर में तो होंगे। नेट पोल स्ट्रेंथ कितनी बोल दें हम, जीरो हो जीरो। जाएगी सर, बिल्कुल एक की सही है। प्लस, जैसे एक डाइपोल होता है प्लस क्यू हम्म, और माइनस क्यू, तो तो नेट चार्ज कितना, जीरो होगा, बिल्कुल तो सही, ऐसे ही इसका जब आप डाइपोल लोगे बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर। तो वही चीज है बिल्कुल, जैसे ई डॉट डीएस इक्वल टू इतना था, तो यहाँ पर बी डॉट डीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो नेट पोल स्ट्रेंथ डिवाइड इनटू डिवाइडेड बाय, नहीं, इनटू म्यू म्यू नॉट। नॉट, तो वो टर्म क्या आ गई मेरे पास में, जीरो। जीरो। सर यही आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। सर एक क्वेश्चन भी आता है, जी मैग्नेटिज्म आता है सर, ये क्वेश्चन जी जी। मैग्नेटिज्म में बच्चों को जैसे एक एक नंबर का जो, अरे पूछा जाता है कि आप बताइए हम्म, कि मोनोपोल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, जी। तो यहीं से बताया जाता है कि भाई अगर हम इसका पोल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो हम्म, प्लस और माइनस दोनों को ऐड करते हैं सर क्या हो जाता है? जीरो हो जीरो। जाता है। ठीक है सर।
तो इसमें भी रटने वाली बात खत्म हो गई। जी बहुत अच्छे से हमने इसको क्लियर कर दिया मेरे हिसाब से। बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर को आज। और तो अपना रेस्पॉन्स जरूर देना, आपको ये डिस्कशन लेक्चर कैसा लगा, है ना बच्चों? सर अभी हमने देखा था कि छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन जी अगर यूनिट चार्ज को मैं लेके चलूं तो ई डॉट डी आर से निकाल लेते हैं। जी निकाल लेते सेम डायरेक्शन है तो ईडीआर से। हैं ईडीआर से। तो ये क्या आ जाता है सर मेरे पास में, ये आता है ईएमएफ ही तो आ रहा है बेसिकली, ईएमएफ आता है, ईएमएफ। है ना, ईएमएफ ही तो आ रहा है, जी यानी कि वोल्टेज। वोल्टेज। अच्छा, तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस की अगर मैं बात करूं तो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, फैराडे लो। फैराडे लॉ, उसी को मैंने अभी बताया ई डॉट डी एल। ई डॉट डी तो एल। दोनों को अगर हम बराबर रख दें तो सर ये थर्ड इक्वेशन बन गई। बिल्कुल इसमें सर, कोई ये तो दिक्कत सर थोड़ी आपने ना है। पोटेंशियल वाला कंसेप्ट आपने लगा के वहां इंडक्शन में लगा दिया बिल्कुल आपने। सर, इंडक्शन में लगा दिया। जी तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ ये मैक्सवेल थर्ड बन गई। इक्वेशन हो जाती है किसकी? मैक्सवेल मैक्सवेल। की। और फोर्थ तो हमने सर अभी तो कैलकुलेट किया है। फोर्थ इक्वेशन तो अभी तो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, वही तो क्या है, फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है ना। तो फोर्थ इक्वेशन इसमें आईसी और आईडी आईडी दोनों ऐड हो जाते हैं। आईसी कंडक्शन करंट, आईडी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट की हमने जो है आपको इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव भी करा था। बात आती है भाई डिस्प्लेसमेंट करंट जो आपको निकलवाया गया, तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि चार्ज जब हमारा फ्री स्पेस में ट्रेवल करता है तो वो क्या कहलाती है बच्चों? वेव्स कहलाती है। और मैक्सवेल के इसी प्रेडिक्शन से हमें ईएम वेव्स का एग्जिस्टेंस का पता लगता है, ठीक है, कि हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट करंट है। हम क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस के में क्या चल रहा है? चार्ज चल रहा है। वो चार्ज फ्री स्पेस में चलता है तो वो क्या कहलाते हैं? वेव्स कहलाती हैं। और इनको नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि यहां से हमें सिर्फ बेसिक आइडिया मिल गया, पर लेकिन हार्ट्स ने एक्सपेरिमेंट करके पूरा जस्टिफाई किया। भाई मैक्सवेल ने जो बताया था, प्रेडिक्ट किया था, बिल्कुल सही बात है वो, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भाई फ्री स्पेस में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। जी सर। तो सर ये हमने जो है इक्वेशन बता चुके हैं बच्चों को, जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड सर कौन सी एक्सिस में वो करता है? ऑक्सिलेट वाई एक्सिस वाई में। एक्सिस में। तो यहाँ जे कैप लगा हुआ है वाई एक्सिस बिल्कुल। के लिए। मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में ऑक्सिलेट करता है सर? जेड ये एक्सिस में। जेड एक्सिस में। तो यहाँ के के कैप कैप लगा लगा हुआ। हुआ है। एक्स का मतलब सर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। हम्म, नेगेटिव था वो, ये पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल। जी अब सर नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं। जी उस प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जी। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले सर स्पीड के बारे में बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है हम्म। कि स्पीड क्या होगी। अगर ये मीडियम में चलेगी तो स्पीड क्या होने जा रही है इसकी, और अगर ये फ्री स्पेस में चल रही है तो सर स्पीड के बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए। जी सर, फ्री स्पेस में तो सर स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। जी बेसिकली होता क्या है सर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम सी से डिनोट करेंगे। बेसिकली कैलकुलेट करने का एक पूरा फुल लाइट फ्लैश। ईएम वेव ही है ना? जी सर, जी फुल फ्लैश पैटर्न है, लेकिन दैट इज आउट ऑफ द सीबीएसई बोर्ड, सिलेबस में नहीं है वो। जी। तो हम इतना जानते हैं कि सी इज इक्वल टू वन अपॉन। हमें तो सब बच्चों को पूरा मार्क्स दिलाने हैं। जी सर जी। जब हमें हमें टारगेट करना है कि हमारे जी, स्टूडेंट्स पूरे मार्क्स यहाँ पर ले। तो वन अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू सर होती है सी की। ठीक है। और दिस इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। वैक्यूम अगर सर मान लिया पानी के अंदर हम चले जाएं तो सर क्या होगा? मीडियम में थोड़ा सा वेलोसिटी पर इफेक्ट आता है, वो जी कितना होगा? तो सर अगर हम मीडियम की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्हें मीडियम। इन अ मीडियम, तो सर वो आएगी आपके पास में वन अपॉन रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन। अच्छा सर, ये तो हमने मीडियम के लिए पढ़ा था, जी और ये सर, था फ्री स्पेस के ये लिए। तो फ्री फ्री स्पेस स्पेस था। के लिए रखेंगे तो फ्री स्पेस वाली आ जाएगी सी, और मीडियम वाले वैल्यू रखेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी बच्चों कहाँ? मीडियम के तो अंदर। सर वास्तव में ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही आती है, जी 3 to 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सेकंड पॉइंट पे पहुंचते हैं। जी सर। ये क्या है? पोलराइज्ड। जी ये सर। वेव्स को हम पोलराइज्ड। हाँ तो सर वेव है तो पोलराइजेशन हो सकता है इसका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइज का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, कि यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिक वेक्टर था जो कहाँ ऑक्सीलेट कर रहा था? वाई में। एक वी वेक्टर था जो ऑक्सीलेट कर रहा था कहाँ? जेड में। उच्चल कहाँ रही थी बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में। अब बात यह है कि पोलराइज का मतलब क्या? पोलराइज का मतलब कि उसके पास सिर्फ एक ऑक्सीलेशन है, एक ही डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन है। हम्म। भैया एक तो इलेक्ट्रिक
एक मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है। अगर हम इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को रोक दें, यानी कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर को या फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वेव पोलराइज हो जाएगी। और पोलराइज क्यों हो रही है? ट्रांसवर्सल नेचर। अब क्या होगा सर, मैं ट्रांसवर्स ही बताऊं ना, ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? तो पोलराइज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये क्या कर रही है? ट्रांसवर्स नेचर है। इसके अंदर दो वेक्टर ऑक्सीलेट कर रहे हैं, तो ई और बी, और दोनों में से एक को रोक देंगे तो सर ये क्या कहलाएगी? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड। ठीक है ना सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, जी, और यही आपका शो कर देता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे वेव। कि हमने इस इक्वेशन से चोको जो है, ये जो इक्वेशन लिखी थी हमने अभी पीछे, जी। तो वो यही जस्टिफाई कर रही है सर इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन जो है सर, हम्म। यही बता रही है कि ये ऑक्सीलेट कहाँ कर रहा है? वाई में ऑक्सीलेट कर रहा है। ये ऑक्सीलेट कहाँ कर रहा है सर? जेड में। जी, और सर हम यहाँ से भी इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, ई बिल्कुल। नोट अपॉन बी नोट हम्म। इक्वल टू सी, और ई अपॉन बी इक्वल टू सी। यहाँ से भी हम इसकी स्पीड को निकाल सकते हैं। सर कहाँ पर? इसमें बहुत बड़ा रेशियो है सर, ये तो अगर देखा जाए ध्यान से जी जी। तो बहुत बड़ा रेशियो है। तो ई की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी होती है ना सर, बी से बहुत बढ़िया सर। बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए ये रेशियो क्या है? काफी ज्यादा बड़ा है। मतलब कहने का आपका ये है सर कि हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है बहुत ज्यादा रहती है और सर, मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम। बहुत कम रहता है। बहुत सही, जब बहुत ई सही की सर। वैल्यू, ई का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा बी से, तभी आपका जो ये रेशियो है सी के इक्वल एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक ठीक है? है सर, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बन जाता है। जी हाँ, बोर्ड में पूछा गया है कई बार। हाँ, हमको तो ये बहुत सी बार क्या करते हैं, इक्वेशन दे देते हैं सर। ये इक्वेशन में हम सपोज करो, हमें इक्वेशन ई इक्वल टू लिख दिया सर 200 साइन 100 टी माइनस पाई एक्स। जी, तो आपसे पूछ लेगा सर इसमें जो है हमें स्पीड बता दीजिए बच्चों, स्पीड बता दीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड की इसकी आप इक्वेशन लिख दीजिए। क्या इक्वेशन होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की? तो बिल्कुल हमें क्या करना है? पहले तो ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है सर, बताइए सर बच्चों को कि कैसे कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्पीड निकाल लेंगे सर। जी, कैसे निकालेंगे? ई नोट कौन कितना? वी नोट। जी। ये तो हमारे पास है ही। ठीक है सर, ई नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर? कंपेयर करेंगे तो ई 200। नोट 200 है। तो पी नोट हमारे पास यहां से सर आ जाएगा कितना? ई नोट बाई सी। बी नोट मिल गया सर हमें। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और हमारे पास अगर बी नोट की हम इक्वेशन को लिखेंगे, बी इक्वल टू वी बी नोट। नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है सर? जी। हमारे पास यहाँ से बी नोट आ जाएगा। हम्म, ओमेगा की वैल्यू कितनी है सर? हम 100 रख देंगे। के की वैल्यू कितनी है? पाई, वो पाई रख देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना सर बच्चों? ये बहुत समझ आसान में आया था। ना? ठीक है समझ में आया बच्चों? सर, एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है, मेरे जी दिमाग में अभी आया जी कि किसी भी वैक्यूम में या किसी भी स्पेस की हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे देते हैं, और बच्चे से पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। जी जी। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए फ्रीक्वेंसी और दे देते हैं सर। अच्छा, ये कंफ्यूजन के लिए डाली हुई इसका है। कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो डाल दिया, कंफ्यूजन है सर। जी सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सर 6 J, मतलब सर किस में है ये? ये वाई वाई एक्सिस में देखिए, अब तो ठीक क्लियर है हो ना, जाता है बच्चों कौन वोल्ट से पर एक्सिस में। मीटर। वाई एक्सिस। अच्छा, तो यहां पर आपसे पूछे कि इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी है, वहां पर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जी, तो सर बहुत आसान तरीके से यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड। वही वाला फॉर्मूला लगा बिल्कुल सर, ई बाई सी कर सी देंगे। का। बहुत आसान है। तो सर ई की वैल्यू कितनी है? 6 6 बाई, 3 into 10 की पावर 8। ठीक है जी। तो सिंपल सा इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बच्चों आपको मिल सकता है। कोई ज्यादा टिपिकल यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। आपको हमारा एम ये है कि आप फुल मार्क्स इसमें लेके आए। तो सर इतने टेस्ट लगाइए आपके पास में, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और डिस्कशन करते हैं सर इसके प्रॉपर्टीज पर। जी सर, आइए। तो हमारी ये प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गई, पोलराइज्ड। हम्म। ये भी स्पीड के बारे में डिस्कशन हुआ। अब चलते हैं नेट चार्ज। सर नेट चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना रहता है? नेट चार्ज होता है 0। जीरो। मतलब बेसिकली चार्जलेस है ये वेव जो है आपके पास में, चार्जलेस अच्छा, है। वेव हमारी चार्जलेस होती है। जी सर। ठीक, बहुत बढ़िया। तो बच्चों पकड़ना, अगर एमसीक्यू आए कि चार्ज कितना होता है, तो कोई चार्ज ईएमएफ पर बच्चों जीरो नहीं, चार्ज। चार्ज है जीरो। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा सर। जी अगर ये चार्जलेस है जी। तो मतलब ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट करेगी और ना ही हाँ मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट ना करेगी। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगती है। हम्म, और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी उस पर फोर्स लगती है, क्यों बिल्कुल सर। भी साइन थीटा साइन थीटा। वो होती है क्यों ही, जी। क्योंकि यहाँ चार्ज क्यू ई की वैल्यू जीरो हो जानी है।
और क्यू बी भी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड वो भी जीरो हो जानी, यानी कि एक एक प्रॉपर्टी को रटने के बजाय हम कंसेप्चुअली चलेंगे कंसेप्ट तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि चार्जलेस है तो मतलब डेविएट नहीं नहीं होगी, करेगी, बहुत यानी कि बढ़िया। कोई फोर्स नहीं लगेगी, बिल्कुल सर। क्योंकि फोर्स, ये आपने जो पॉइंट बता रहा नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो फोर्स है वो क्या आएगी इस पर, जीरो। बिल्कुल इलेक्ट्रिक सर। फील्ड की वजह से कितनी होती है, क्यू ई, ये भी जीरो हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है कितनी, क्यू बी भी साइन थीटा साइन थीटा, ये भी सर क्या हो जानी है, जीरो। बहुत बढ़िया बात बताइए बच्चों, बहुत ही बढ़िया बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इसका कोई डिफ्लेक्शन इसलिए नहीं है कि ये प्रॉपर्टी इससे रिलेट करे, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक सर है। ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर डिस्कस चुके कर हैं। चुके हैं, एक्सीलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एलसी ऑक्सीलेशन से भी ईएम वेव जनरेट होती हैं बच्चों, ठीक ठीक है। है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने डिस्कशन किया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग स्टेशनरी ऑर्बिट डू नॉट जनरेट ईएम वेव्स, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो ईएम वेव जनरेट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, अब हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मींस एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन है। अब आप कहोगे जी सर एक्सेल, आपने तो बता दिया कि एक्सेलरेट करता तो ये वेव होगी, बट लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है कि यहाँ एनर्जी कांस्टेंट है बच्चों, अगर एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, ठीक सर है। इसी बात पे तो रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था। हाँ सर, इसी बात पे फेल हुआ ये था। कहा था उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए, हाँ, क्योंकि एक्सिलेटिंग है, एक्सेलरेटिंग है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा। रेडिएट करो, तो जैसे एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी जो शेल मतलब ऑर्बिट ऑर्बिट है हाँ, धीरे धीरे कम होती रहेगी, कम और होती एक जाएगी, टाइम पर ये न्यूक्लियस में आकर के कोलैप्स कोलैप्स कर कर जाएगा, जाएगा। बिल्कुल सही बात कही सर और आपने। 10 टू द पावर -8 सेकंड का इसका टाइम भी बताया था उन्होंने। हाँ जी, 10 की पावर -8 ठीक है, सेकंड तो का इस तरह तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, तो ये फेल हो गया था इस वजह से। और इसी के बेस पर ये स्ट्रिक्ट लाइंस आ जाती हैं, बिल्कुल। जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या हम्म, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था सर, नहीं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, बट कंटिन्यूस, आता कैसा है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू दी लोअर लोअर एनर्जी लेवल जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि हम डिस्कशन कर चुके हैं कर सर। चुके हैं सर। तो हाई से लो में आएगा, क्या करेगा बच्चों, वो एनर्जी रेडिएट करेगा और फोटोन को रिलीज करेगा, उस फोटोन के वो फोटोन जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होगा, ठीक सर है। एक बात और, ठीक, यहाँ पर इसकी एनर्जी मान लीजिए E2 है और जी, इस वाली ऑर्बिटल की एनर्जी है E1। इवन, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है ना E2 माइनस E1, इतनी ही पर्टिकुलर एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से जनरेट होती है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और एक लेवल ये है, इस एनर्जी लेवल की एनर्जी है 5 eV और इसकी है 3 eV, तो 5 - 3 कितना हो गया सर, 2, टू। इतनी ईवी का फोटोन यहाँ से निकल जाएगा, सही बोल रहा हूँ ना सर मैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर वो सर हम। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब क्या है, ऑक्सीलेशन, हम्म, भाई हमने कहा लेता है, बट लेकिन एक्स के एक ऑक्सीलेट कर रहा वाई एक्सिस में, एक ऑक्सीलेट कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड जेड जेड में। में, ठीक जी है। सर जी। तो दोनों ही एक्स के वाई वाला भी परपेंडिकुलर, जेड वाला भी परपेंडिकुलर, इसलिए ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हुआ मोशन, तो इसलिए कहलाएगी कैसी, कैसा नेचर, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब बच्चों होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन मोशन के इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नेचर कैसा हो जाता है, ट्रांसवर्स नेचर, और ट्रांसवर्स नेचर वाली वेव का ही पोलराइजेशन भी होता है, जी सर अगर ट्रांसवर्स नेचर ना होता तो पोलराइजेशन ना होता। जी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं सर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ ये तो सर मीडियम। आपने पहले ही बता जी दिया सर मीडियम बिल्कुल। के अंदर, है ना, ये मीडियम के अंदर ये E/B का रेशियो भी हम बता चुके हैं C जी, के बराबर। ये तो तो मतलब B की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम रहती है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्कस कर चुके हैं हम इसके। बात करते हैं एनर्जी की। जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो सर इसके पास तो दो एनर्जी होंगी सर, हम्म। दो एनर्जी कौन कौन से सर, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए सर कौन कौन सी एनर्जी है। सर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक, जी सर, दोनों की वजह से दो एनर्जी आएंगे दो आपके पास एनर्जी, में, और दो ही एनर्जी डेंसिटीज। एनर्जी डेंसिटी, तो हम डेराइव करके बता सकते हैं 1 सेकंड में, हाफ CV² एनर्जी लेकर के
पर एक लेकिन सेकंड सर वो लगेगा, हमारे यहाँ पे नहीं है, वो हमें हमारा तो सिर्फ बच्चों को मैट्रिक्स देना है सर, जो यहाँ से रिलेटेड है तो सर, सर जो इंपॉर्टेंट बात है उसकी बात कर लेते उसकी हैं। बात करते हैं सर। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर होता है सर। हाँ, यहाँ पर ई स्क्वायर लिखा रहता है, लेकिन सर वो वैल्यू कौन सी होती है? आरएमएस होती आर है, एम एस वैल्यू होती आरएमएस है। वैल्यू यहाँ होती पर है। कंफ्यूजन ये रहता है ये बच्चे सिर्फ को। आरएमएस वो वाला आरएमएस जी सर। रूट मीन स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट को हम ऐसे ही रख लेते हैं। इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट बाई रूट टू। अच्छा सर, आपने ई आरएमएस इक्वल टू जो होता है ई नॉट बाई रूट टू, ये वाला आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर जी दिया, सर, ठीक है सर। कर दिया। तो ई नॉट स्क्वायर और ई रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये आ 2 हो जाएगा, जाएगा, टू तो और ये टू 2 फोर हो गया, तो 1/4। ये कंफ्यूजन रहती है बच्चे को कि 1/4 कहाँ से आ कहाँ गया। से आया? सर ये होता ठीक है ना, बुक्स में तो भी ये काफी कम मिलता है ये। हमारे पास ये एनर्जी आ गई इलेक्ट्रिक की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड की से, वजह एनर्जी से। डेंसिटी। जी सर, एक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है सर। बिल्कुल सर। तो वो अगर हम उसकी बात करें तो हाफ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट, यू नो ये रहती है सर आपकी मैग्नेटिक एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी। ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें यहाँ भी सर अगर हम आरएमएस वैल्यू को रख देंगे हाँ तो बी नॉट बाई रूट टू रख दीजिए सर। हाँ, तो इसी की तरह आ जाएगा 1/4। 1/4 इसका भी आ गया। तो टोटल एनर्जी की बात करें तो सर हम टोटल एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड वजह की से, वजह यानी कि हम दोनों एनर्जी को यहाँ रख देंगे और ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी थ्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, यानी बिल्कुल कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड की की वजह से। बिल्कुल सर, वजह। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट हमने कवर कवर कर लिया है, लेकिन सर ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से क्वेश्चन आजकल ज्यादा जी आता है, जी। और इसमें थोड़ा क्या याद करना पड़ेगा बच्चों, एक तो सभी की वेवलेंथ और सभी की फ्रीक्वेंसी, ठीक और है बस। मैं अगर आपको बताऊं तो आपको एक भी नहीं याद करना होगा। एक ऐसा फंडा हम लोग देंगे कि आपको एक भी चीज याद करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, इसमें एक थोड़ी ट्रिक बताने वाले थे, आप बताइए जरा। सर पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको कैसे याद करें, रमी बक्स रमी बक्स गामा, रमी बक्स गामा, रवि बक्स के साथ खेलेगी और गामा उसकी हो गई बॉल, ठीक बहुत है। बढ़िया सर, वेरी गुड। रमी बक्स के साथ खेलने गया और गामा उसकी हो गई भैया बॉल, यानी कि गामा जो उसके पास क्या थी, गामा की बॉल थी, सर ठीक है। बहुत बढ़िया लगा ये तो, रमी आर एम आई बक्स के पी यू साथ एक्स खेलने गया गामा। और गामा उसकी क्या थी, बोलता और गामा है क्या, ये भी जानने सर। आर का मतलब रेडियो वेव्स, जी जी। एम का मतलब यहाँ पर माइक्रोवेव्स, हम्म, और आई का मतलब है यहाँ पर इंफ्रारेड रेज, बिल्कुल ठीक है। सर। और वी बक्स में मतलब वी आपका विजिबल रेज आ जाता है बच्चों, और यू का मतलब यूवी रेज, और एक्स का मतलब एक्स रेज, और गामा तो आप जानते ही हो सभी, गामा 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 अल्फा बीटा गामा। गामा क्या होता है बेटो, गामा रेज सबसे ज्यादा डेंजरस रेज कौन सी होती हाँ है, सर, गामा रे गामा। सबसे ज्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग पावर। हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, कैंसर भी करती है, कैंसर को मारती भी है ना सर, दोनों ही काम करती है, जैसे कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। बिल्कुल सर। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की बात करें तो बच्चों सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है यहाँ किसका, रेडियो वेव्स का। पहले तो जानते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा थोड़ा, फिर प्रोडक्शन की बात करेंगे ना। और ध्यान रखिएगा सीबीएसई यहाँ से काफी क्वेश्चन उठा के बच्चों को डालता है, एमसीक्यू भी यहाँ से आपको मिल सकता सर है। प्रोडक्शन के ऊपर आता है और उनके यूजेस क्या होते हैं, हाँ, उनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल, मैं ये देख रहा हूँ। एप्लीकेशन यूजेस जी। इसके बारे में। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स, और सबसे कम वेवलेंथ गामा। हम्म, तो इसका मतलब एनर्जी भी पकड़ना बच्चों, एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू एक्स सी अपॉन लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। कम होगी सर। तो इसकी एनर्जी क्या होगी सर, कम, और इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। जी। तो पहले तो वेवलेंथ की, वेवलेंथ रेडियो की ज्यादा और गामा की क्या हो गई, कम हो गई। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी कैसा पता लगाए, आपने पढ़ा था सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, और म्यू निकालोगे तो बच्चों सी अपॉन क्या होता है, लैम्डा, जी। यानी कि इनवर्स रिलेशन है सर, इनवर्स रिलेशन होता है ना। बिल्कुल सर। यानी कि म्यू इक्वल्स टू कितना, सी अपॉन लैम्डा, जी। जहां लैम्डा मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी लैम्डा मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम मिनिमम। होगी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रेडियो की मिनिमम हो जाती है और गामा की मैक्सिमम, मैक्सिमम। और वो करते हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ रही है, यानी कि क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, बट लेकिन टॉप टू बॉटम वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। इनवर्स रिलेशन है दोनों। इनवर्स रिलेशन है सर। ठीक है। उसके बाद सर यहाँ कुछ प्रोडक्शंस हमने बताई हुई हैं, और इन प्रोडक्शन पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी। ठीक है सर, बताइए बच्चों को कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है सर। तो सर आप पहले बताएं रेडियो वेव्स का रेडियो प्रोडक्शन कैसे करेंगे। जब रैपिड
एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, यानी कि एकदम एक्सेलरेशन यानी कि बहुत तेजी से वेलोसिटी आपने बढ़ा दी और वेलोसिटी को एकदम रैपिडली क्या कर दिया हमने, डिक्रीज कर दिया बिल्कुल बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन का, तब उस समय रेडियो वेव्स क्या होती है सर, प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल ठीक सर, माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती है क्लिस्ट्रॉन बॉल और मैग्नेट्रॉन बॉल, उनके अंदर माइक्रोवेव्स क्या होती है, सिंपली जनरेट होती है। इंफ्रारेड इंफ्रारेड लाइट से जो हमारे पास सन से जो हमारे पास लाइट आती बिल्कुल है, उसमें 3 रेज होती है सर। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट होती है, इंफ्रारेड, एक विजिबल होती है, एक इंफ्रारेड। जी, और इंफ्रारेड जो होती है ना, वो हीटिंग इफेक्ट देती है सर, हीटिंग इफेक्ट देती है। जो हम कपड़े सुखाते हैं जी किसके जी ऊपर, जी वो जी, किसकी वजह से सूखते हैं सर, आईआर की वजह से, आईआर की वजह से, इंफ्रारेड। यानी कि कहीं भी आपको गर्मी लग रही है ना, तो वहाँ कौन सी रेज है, बिल्कुल इंफ्रारेड। बिल्कुल, सर जब आप एक बार बताइए, जब ये अर्थक्वेक आते हैं, जब लोग दब जाते हैं, तो उसमें एक सेंसर सा वो लेके घूमते हो, हम्म, तो अर्थ उसमें कैसे पता लगाते हैं दबे हो, तो उसमें भी सर मैंने सुना था कि क्या होती है, इंफ्रारेड सेंसर होता हो, जी कि हमारे ह्यूमन बॉडी से, हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो बिल्कुल, उसको क्या करता हो, डिटेक्ट करता है, थर्मल डिटेक्टर है ना, थर्मल डिटेक्टर, वो आईआर को ही डिटेक्ट करता आईआर है, को डिटेक्ट करता बिल्कुल है। सही है सर, और ये जनरेट होती है वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ये या फिर हॉट इंफ्रारेड बॉडी, है ना, इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं तो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल और हॉट बॉडीज से, हॉट बॉडी। अगर आप प्रेस भी कर रहे हो ना घर में, अपने कपड़ों पर आयन कर रहे हो, तो वहां भी कौन सी वेव जनरेट होंगी सर, बिल्कुल इंफ्रारेड। आईआर। विजिबल की बात कर लेते हैं सर, ये विजिबल विजिबल में रेज, 7 कलर होते हैं सर, विजिबल में मैंने कौन कौन विबग्योर, से, विबग्योर, विबग्योर, हाँ वो 7 कलर होते हैं। और ये कब प्रोड्यूस होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी एनर्जी में क्या लेवल, कर जाएगा, जंप कर जाएगा, तो वो विजिबल रीजन में अगर उसकी वेवलेंथ होगी तो हाँ, वो विजिबल मतलब सर उसकी जो वेवलेंथ है ना, हाँ 400 नैनोमीटर से 750 या ऑलमोस्ट 800 नैनोमीटर तक अगर है है, तो विजिबल लाइट उसमें से निकलेगी। यानी कि आगे, 7 कलर जो होते हैं विबग्योर, बिल्कुल वो सर, हमें जो है तब ये पॉसिबल है, दिखाई देंगे, दिखाई अदरवाइज हमारी आईज उसको डिटेक्ट नहीं नहीं कर पाएंगे। पाएगी। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, जी अल्ट्रा वायलेट रेज कब प्रोड्यूस होती है, जब इनर सेल का इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर, इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मतलब, हाँ जी इनर सेल, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन अगर जंप ये करता है, बात पकड़ने वाली है, इनर जी सेल। जी जी बिल्कुल, ठीक है, अब जैसा माना कि 3 4, अब यहाँ टॉप मोस्ट तो ये है, आउटर मोस्ट, बट लेकिन यहाँ से नहीं आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनर सेल में यहाँ इससे यहाँ पे आ जाए, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, बिल्कुल ठीक है सर, तभी अल्ट्रावायलेट रेज जनरेट होंगी। यानी कि इनर सेल का इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी लेवल से कहा जाए लोअर एनर्जी लेवल में, सर ऐसा ही है सर। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, हाँ यानी कि इनर शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करे तब। अच्छा, एक्सरेज की बात करते हैं सर अब हम। ऐसे बहुत लोग हैं सुना है कि एक्सरे जैक्सन पे, मेरा एक्सरे करा दो मेरा हाथ टूट गया, बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत एक कॉमन सा है, एक्सरे तो सबने सुना हुआ, पर लेकिन ये कोई नहीं जानता कि जनरेट कैसे होती है। मशीन भी बहुत बहुत लोगों ने देखी है, जी तो जी उसके बारे में आप डिस्कशन करते हैं कि कैसे जनरेट होती है। तो एक्सरे क्या होता है, जब हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जो यानी कि वेलोसिटी हो, वो स्पीड से जाके वो हैवी मेटल हमने रख दिया सामने, उससे जाकर टकराएगा, तो वहां पर एक्सरेज क्या होती है, जनरेट होती है। तो एक्सरे ट्यूब्स में जनरेट होती है, या फिर हम बोले एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बम्बार्डेड विद हैवी मेटल टारगेट, हैवी मेटल टारगेट से जब वो इलेक्ट्रॉन टकराएगा, कोलाइड करेगा, तब वहां पर एक्सरेज जनरेट होती है। और सभी को पता है एक्सरेज का यूजेस क्या है, अभी उनका भी डिस्कशन करने वाले हैं, जी, क्योंकि इनके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट में हम इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक बिल्कुल है। ठीक है सर, एक और रह लास्ट गई है, लास्ट आती है गामा, गामा रेज, गामा 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 अल्फा बीटा गामा बताइए सर, गामा गामा कैसे जनरेट होती है, रेडियो एक्टिव डीके ऊर्जा न्यूक्लियाई। अरे भैया एटम बम छोड़ दिया, एटम बम छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, अमेरिका ने। किस पे, हिरोशिमा नागासाकी। तो कौन सी रेस थी जो तहलका मचा दिया उसने, किसने मचाया था तहलका, गामा रेस। तो भैया गामा रेस जो होती है वो जनरेट होती है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है बच्चों, पकड़ के रखने बात। अब सर आगे ब्लैक होल के टकराने से भी जो वेव्स निकलती हैं वो गामा रेज ही गामा होती रेज हैं। होती है, जो बहुत, डेंजरस हाँ होती बहुत डेंजरस सर, अगर हम उसके सामने आ जाएं तो बिल्कुल है खत्म अर्थ का एंड हो जाएगा। एंड हो जाएगी। चलें आगे। तो बच्चों एंजॉय कर रहे हैं। सर सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की है, पेनिट्रेटिंग मतलब सर, पेनिट्रेटिंग मतलब जो घुस सके किसी के अंदर। और लोअर आयनाइजेशन पावर भी होती हाँ है ना, आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर मिनिमम, आयनाइजेशन पावर अल्फा की ज्यादा होती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि ये इसका मास ज्यादा होता है ना सर। छोटी छोटी बातें जो है हाँ, पता हमें चलते रहने चाहिए। आगे चलें सर, सबसे स्पेक्ट्रम। पहले स्पेक्ट्रम में ना हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को याद करने से बेहतर ये रहेगा कि हम एनर्जी का जो लेवल है उसको याद कर लें एक बार। बहुत सी बार क्या होता है सर, सीबीएसई क्वेश्चन दे देता कि हमें 3 4 रेज, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 3 4 रेज कोई उठा के रख दी और उसको बोला जाता
कि अरेंज करिए हम्म, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी बच्चों को जो है बस ये पता होना चाहिए कौन सा किसके बाद आता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, यहाँ लैम्डा बताया हुआ है और लिखा हुआ है कि इसका लैम्डा क्या है, गामा का मिनिमम है और इधर लैम्डा इसका क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। जी ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखी हुई है, या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यानी कि गामा की मैक्सिमम, और एनर्जी भी क्या है बच्चों, देख रहे हो मैक्सिमम है, क्योंकि ई इक्वल्स टू कितना होता है, एच टू। ठीक है, उसके बाद ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इधर क्या हो जाती है, ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, इधर क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यहाँ पर लिखी हुई है। सर कई बार बच्चा अगर भूल जाए तो जी उसके लिए मेरे पास में एक ट्रिक है छोटी सी, जी, कि हम पहले तो इसको बताइए हमारे बच्चों को ट्रिक्स। गामा से स्टार्ट करते हैं। गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। जी ठीक है, इसको किसी भी फॉर्मेट में याद कर लें बच्चे एक बार, है ना। सीक्वेंस आपने बता दिया क्या था, वो बॉल खेलने वाला, तो ठीक है। तो सर सबसे पहले हम विजिबल को पकड़ लेते हैं। जी विजिबल की जो एनर्जी है सर, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अराउंड रहती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन इसकी हो इलेक्ट्रॉन गई। वोल्ट कहती इससे आगे अगर हम चलते हैं है। जी, तो ये एनर्जी डिक्रीज करेगी डिक्रीज होगी। और इधर आपकी इंक्रीज करेगी। और सर बिल्कुल। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लो आप, जी है ना। तो 1 है, 1000 से मल्टीप्लाई करो जी, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो तो मेगा हो गया। मेगा हो गया। तो ये सीक्वेंस हो गया, हाँ जी, ये 100 हो गया। ये 100 हो गया। अब सर 1000 से डिवाइड करते जाओ तो ये सीक्वेंस आ रहे हैं, देखिए माइनस बिल्कुल एक थ्री, पैटर्न बन गया। हाँ पैटर्न। -3, -6 और -9 मतलब हमें क्या इलेक्ट्रॉन करना वोल्ट। है, इसको याद करना है, विजिबल का 1000 से डिवाइड कर दो 10 की पावर -3, फिर और 1000 इधर से डिवाइड कर दिया 10 की पावर -6, फिर 1000 से डिवाइड कर दिया 10 की पावर -9। -9। बस यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, इसको स्किप कीजिए। यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सरेज, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो गामा रेज। और सर एनर्जी मिली है, क्या मिली है, एनर्जी मिली मैं है। ये कह रहा था जी कि अब हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है ये कि एनर्जी और वेवलेंथ में ये रिलेशन है 12,400 अपॉन लैम्डा, सीधी डायरेक्ट आपको एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में रखनी है। ये आपको वेवलेंथ जो रखनी है वो एंगस्ट्रॉम में रखनी है। सर एक काम और कर लो, अगर नैनोमीटर में आपको कैलकुलेट करनी है ना, 1240 कर दो, बस ये हो गया आपके पास। 1240 अपॉन लैम्डा, और ये आ जाएगा नैनोमीटर में, अरे सर नैनोमीटर में आपने तो बच्चों को जो है ये वाला जो फॉर्मूला था इसको शॉर्ट करके आप बिल्कुल उससे डायरेक्ट एससी बाय लेना। से बोल दें। जी जी बिल्कुल। अरे ये तो बच्चों को बहुत सिंपल पड़ जाएगा सर। अब सर इनके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बच्चे चाहें तो इनको थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं, हाँ देख ये सकते हैं। वैल्यूज हमने लिख दी हैं ताकि हम हर एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से बिना कुछ याद करे। ठीक है, लेकिन चाहे तो एक बार इसको क्लिक करके आप लोग करके आप अपना जो है याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके यूजेस पर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव्स जो बात करते हैं तो रेडियो वेव्स कहाँ यूज होती है बच्चों, कम्युनिकेशन में यूज होती है। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन जो हमारा होता है उसमें कौन सी वेव्स यूज होती है, रेडियो वेव्स। देन बात करते हैं माइक्रोवेव्स। भैया माइक्रोवेव्स में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। माइक्रोवेव्स का यूज कहाँ है, एयरक्राफ्ट जो हमारे चलते हैं ना, जी चलते हैं सर, उनका जो है ग्राउंड स्टेशन से, सर उनका ग्राउंड स्टेशन से जो है लगातार संपर्क रहता है, तो वहां पर कम्युनिकेशन तो होता है सर। तो उनका कम्युनिकेशन किससे होता है, माइक्रोवेव, यानी कि एयरक्राफ्ट को जो रास्ता दिखाता है, नेविगेशन जो होता है एयरक्राफ्ट का, वो माइक्रोवेव पे वर्क करता है, यानी कि एयरक्राफ्ट नेविगेशन में माइक्रोवेव वर्क करती है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव वर्क करती है। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो वेव्स यूज होती है वो भी कौन सी होती है बच्चों, माइक्रोवेव्स। रडार्स में भी हम लोग, रडार्स में भी, रडार जो होता है, क्योंकि रडार हमारा एयरक्राफ्ट नेविगेशन में भी यूज होता है रडार, तो उसके लिए हम जो है माइक्रोवेव से यूज करते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जी माइक्रोवेव का यूज क्या करते हैं, वो लिख देते हैं माइक्रोवेव ओवन। तो मैं आपको सही बताऊं, सबसे बेस्ट मैंने जो आपको यूजेस बताए वो ज्यादा बेस्ट है, बच्चे लिखेंगे माइक्रोवेव ओवंस। ठीक है, देन पूछते बच्चों इंफ्रारेड। इंफ्रारेड बहुत ही कमाल की है, और रात में जब आपके घर में कैमरे लगे हों और कैमरे जब वो रात में वर्क करते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो वहां पे कौन सी वेव होती है, इंफ्रारेड, यानी कि नाइट विजन, यानी कि सर किसमें, नाइट विजन। और साथ ही साथ आपको मान लिया कहीं हड्डी में चोट लग जाए तो हम क्या करते हैं, गर्म पट्टी बांध देते हैं। तो गर्म पट्टी बांध देते हैं, यानी कि जहां पर हमें स्ट्रेन हो, मस्कुलर स्ट्रेन आ गया, तो वहां पर मस्कुलर स्ट्रेन के लिए हमें
कौन सी वेव, हम सिकाई करते हैं तो सिकाई करते हैं तो कौन सी वेव आती है बच्चों, इंफ्रारेड, यानी कि जहां भी हॉट क्या नाम है प्रोड्यूस होती है हॉट वेव, तो वहां पर आ जाती है कौन सी, इंफ्रारेड। नेक्स्ट है विजिबल, विजिबल यानी कि 7 कलर, और सातों कलर बहुत प्यारे होते हैं, रेड कलर हो गया बच्चों है, और येलो। तो ये सभी कलर से जो होते हैं कलरफुल दिखने के लिए हम क्या करते हैं, जब प्रोड्यूस होते हैं कब, जब हाई एनर्जी से कहाँ आते हैं, लो एनर्जी, विजन के लिए बेसिकली ये विजन के लिए यूज करते हैं। कोई चीज दिखेगी ही नहीं हमें, जी। है ना। हमारा जो आइस का जो देखने का हाँ, लेवल है ना, हाँ, वो इसी रेंज में आता है, इसी रेंज में आता 400 टू 750 है, नैनोमीटर। 750 नैनोमीटर, ये भी बहुत अच्छी बात बताई सर। अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज बच्चों कहाँ यूज होती है, आपके घर में आरओ होगा, आरओ मतलब जो आप भाई पानी वानी पीते हो बोलते हैं ना आरओ लगवा लो, तो उस आरओ पे जाके देखना यूवी प्रोटेक्टेड लिखा होता है, यूवी मतलब वही ये वाली रेज है अल्ट्रा वायलेट, भैया यूवी प्रोटेक्टेड है तो वहां मतलब क्या है उसका, उसका मतलब ये है कि पानी के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं हार्मफुल, उनको यूवी रेज क्या कर देते हैं सर, मार देती है, टू किल द जर्म्स थे, यानी कि वाटर प्यूरिफायर में यूज होती है। और भैया और कहाँ यूज होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अच्छी तरह से हम डिटेक्ट कर लें कि किस पर्टिकुलर एरिया में है कैंसर, तो उसको ट्रीट करने के लिए ट्रीट करने के लिए यूवी रेज का यूज करते हैं। देन एक्सरे की बात करते हैं बच्चों, एक्सरे सभी बच्चे जानते हैं कि भैया किसी की हड्डी टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं, भैया इसका एक्सरे करा लो, डॉक्टर लिख देता है कि एक्सरे कराइए, तो एक्सरे कराइए, तो एक्सरे बच्चों, एक्सरे में हमारी ये वाली रेज यूज होती है, तो एक्सरे एक्सरेज यूज होती है मस्कुलर डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस यानी कि हम ये उससे ये पता लग जाता है एक्सरे से कि हड्डी कहीं से टूटी है या नहीं टूटी है, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट बोलो या फिर डायग्नोसिस में यूज होती है, ठीक है। सिंपल तो यही रहेगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट लिख दें बच्चे, ठीक है, तो फुल मार्क्स उसमें आप लोग हाँ, मिल जाते हैं। यही है सर। और टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके, इम्पोर्टेंट ये भी है टू स्टडी द क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी यूज होती है सर। जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर भाई कैसे हैं, उन डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स, क्रिस्टल। हाँ, बच्चे ने केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं, ठीक है। तो उनके स्ट्रक्चर्स हमें जो स्टडी करते हैं किससे स्टडी करते हैं, एक्सरे से। लास्ट आती है कौन सी, गामा रेज, सबसे ज्यादा डेंजरस है, ठीक है भैया, सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो गामा रेज का यूज क्या है बताओ, कहीं हो सकता है यूज जनरल लाइफ में, नहीं हो सकता भाई, बस एक ही जगह है, वो कहाँ है, कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। रेडियोथेरेपी जो होती है कैंसर के अंदर, एक तो सुना होगा जी कीमोथेरेपी होती है, एक होती है बच्चों रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी जो पर्टिकुलर जगह जहां कैंसर होता है वहां के कीटाणुओं को मारने का काम इसी से किया जाता है, यानी कि वहां के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर देती है और स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देती है, ठीक है। तो गामा रेज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, और सबसे ज्यादा यूज गामा रेज का ही होता है। तो आज का लेक्चर बच्चों आपको कैसा लगा, हम दोनों लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया, और मैं समझता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है आज का डिस्कशन तो भैया थम्स अप तो बनता ही है। और ऐसे ही आप जुड़े रहिए, ऐसे ही लेक्चर्स आपको और आपको मिलते रहेंगे, आप पक्का डेफिनेटली हमारे कंटेंट को एंजॉय कर रहे होगे, और आशा है कि आगे भी आप एंजॉय करते रहोगे। तो मेंटोर दी लाइफ पर आपका मेंटोर दी लाइफ की तरफ से हम थैंक यू बोलते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।